डेली लाइफ। Japan's transformation into a modern society can be seen also in the change in everyday life। भाई अगर डेली लाइफ में चेंज नहीं आया तो फिर कैसे समझ में आएगा कि आपने कुछ डेवलपमेंट किया है। सबसे पहले तो डेली लाइफ ही चेंज होती है। और इंडिया में तो थोड़ा भी पैसा आ जाए तो आदमी एकदम से हवा में उड़ जाता, एकदम से उसका लाइफ साइकिल ही बदल जाता है। तो पैट्रिकल हाउसहोल्ड सिस्टम comprised many generations living together under the control of the head of the house। कई पीढ़ियों के लोग पितृसत्तात्मक सत्ता की वजह से एक साथ रहते थे जापान में। औसत आयु जापान की दुनिया की सबसे ज़्यादा है। अब 100 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी जिंदा बैठा है घर में तो 4-5 पीढ़ियाँ तो हो ही जाएंगी, है ना। तो ये एक बड़ा वो था फैक्टर कि कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे वहाँ पर। जो हेड ऑफ हाउस होता था वो उन सब की देखभाल करता था। बट एज मोर पीपल बिकेम एफ्लुएंट न्यू आइडियाज ऑफ द फैमिली स्प्रेड। लेकिन जैसे जैसे भाई समय के साथ परिवार में मेंबर्स की संख्या बढ़ती गई, पढ़ते लिखते गए तो नए आइडियाज़ आते गए। जब नए आइडियाज़ आ जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए तरीके से जीवन जीने की कला सीखेंगे, लाइफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आएंगी, परिवर्तन आएगा, जीवन बदलेगा। द न्यू होम वाज दैट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए फिर बाद में क्या होने लग गया, न्यूक्लियर फैमिली आने लग गई। न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल फैमिली सिस्टम, हम दो हमारे दो। वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लिव्ड एज अ ब्रेड विनर एंड होम मेकर। जहाँ पति पत्नी दोनों कमाते हैं, दोनों ब्रेड विनर हैं, मतलब कमाते हैं, होम मेकर हैं, दोनों घर तैयार करते हैं, घर बनाते हैं। This new concept of domesticity in turn generated demands for new types of domestic goods। अब सब अलग अलग रहेंगे तो ज़्यादा डिमांड्स होंगी, ज़्यादा गुड्स चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे। दो ही लोग हैं, दोनों काम पर जाते हैं, घर पे कोई नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे कि ऐसी सुविधाएं हों जिससे कम टाइम कंज्यूम हो व्यवस्थाएं जोड़ने में। तो फिर मॉडर्न गुड्स का यूज करते हैं लोग ऐसी स्थिति में। फॉर न्यू टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, न्यू टाइप्स ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ हाउसिंग। अब अकेले ही हैं तो घर भी बहुत अच्छा बनाएंगे, है ना, वो सारी गुड्स अरेंज करेंगे, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधनों की व्यवस्थाएं करेंगे। ये होता है न्यूक्लियर फैमिलीज में। In the 1920s, construction companies made cheap housing available for a down payment of 200 yen and a monthly installment of 12 yen for 10 years। हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है, बड़ा प्रचार आता है, बोले घर ले लो, डाउन पेमेंट पे ले लो, मंथली इंस्टॉलमेंट पे ले लो, आजकल हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। ये जापान में 1920 में ही शुरू हो गया था। डाउन पेमेंट मतलब 200 येन डिपॉजिट करो और 12 येन मंथली इंस्टॉलमेंट पे 10 साल का इंस्टॉलमेंट बना करके घर ले लो आप। हाँ वही। दिस एट अ टाइम व्हेन द सैलरी ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन वाज 40 येन पर मंथ। मतलब 40 येन कमाता था एक व्यक्ति तो 12 येन दे दो किसमें, घर के इंस्टॉलमेंट में, और ऐसे धीरे धीरे करके 10 साल में जो है आप उसको चुकता कर सकते हैं। ये सिस्टम वहाँ 1920 में स्टार्ट हो गया था। ओवरकमिंग मॉडर्निटी।
State-centered nationalism found full expression in the 1930s and 1940s as Japan launched wars to extend its empire in China and other parts of Asia, a war that merged into the Second World War after Japan attacked the USA and Pearl Harbor. अब overcoming modernity, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म था जापान में। स्टेट सेंटर्ड नेशनलिज्म कैसा? मिनिस्टर सब कौन होते थे? आर्मी मैन होते थे। और आर्मी वाला क्या जानता है? क्या सिखाया जाता है सुबह से शाम तक उसको? डिसिप्लिन और वॉर ट्रेनिंग दी जाती है। अब वही अगर शासन सत्ता चलाने लगेंगे, आर्मी का शासन दुनिया में जिस देश में भी होगा वो देश युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। इसीलिए चाइना से भिड़ गया, पहले तो जापान हरा दिया, रसिया को भी हरा दिया, और ये करते करते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी एंट्री हो गई। और वहाँ पर भी युद्ध हो रहा था फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, इटली के साथ, और अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर, अमेरिका के बेस पर जाकर के अटैक कर दिया। मतलब घमंड आ गया कि अब तो हम जब चाइना और रशिया को हरा सकते हैं तो फिर अमेरिका को भी हरा सकते हैं। दिस पीरियड सा ग्रेटर कंट्रोल्स ऑन सोसाइटी, द रिप्रेशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिसीडेंट्स, जो भी विरोध कर रहा था उस विरोध को दबाया और कुचला जा रहा था, अपने तरीके से सत्ता चल रही थी। एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ पैट्रियोटिक सोसाइटीज, मैनी ऑफ देम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द वॉर, बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे, पैट्रियोटिक सोसाइटीज बन गई थी जो वॉर को सपोर्ट करती थी। एन इन्फ्लुएंशियल सिंपोजियम ऑन ओवरकमिंग मॉडर्निटी in 1943 debated the dilemma facing Japan of how to combat the West while being modern। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं उनके साथ कैसे कॉम्बेट किया जाए, उनके साथ कैसे लड़ा जाए, उनसे कैसे मुकाबला किया जाए और मॉडर्न कैसे बना जाए। अब म्यूजिशियन मोरोई सेबिरो पोज द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रेस्क्यू म्यूजिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ सेंसरी सिमुलेशन एंड रिस्टोर इट to an art of the spirit. He was not rejecting Western music but trying to find a way that went beyond merely rewriting or playing Japanese music on Western instrument. अब जब आदमी मॉडर्न बनता है तो हर तरीके से मॉडर्न बनता है। आप सब जानते हैं इंडिया में हम कैसे मॉडर्न बनते हैं। बोले कैसे पहनते हैं वेस्टर्न लोग, वैसे ही कपड़े हम भी पहनेंगे, वैसा ही ड्रेसिंग सेंस, वैसा ही हेयर कट, वैसा ही सब कुछ। जापान ने भी ऐसे ही कुछ किया। जापान में भी बड़ा प्रभाव हुआ वेस्टर्न म्यूजिक का। तो कुछ लोगों ने बात उठाई कि भाई देखो म्यूजिक वेस्टर्न ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जापानीज म्यूजिक को भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स पर प्ले किया जाए, इस पर भी काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कल्चर इफेक्ट होती है। द फिलोसोफर निशी तानिकेजी डिफाइंड मॉडर्न एज द यूनिटी ऑफ द थ्री स्ट्रीम्स ऑफ वेस्टर्न थॉट, द रेनेसेंस, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एंड द राइज ऑफ नेचुरल साइंस। तो तीन बातें उठी वेस्टर्न थॉट के हिसाब से। क्या क्या होना चाहिए? रेनेसेंस होना चाहिए, एक नई शुरुआत, एक नया जन्म, एक पुनर्जन्म, नए तरीके से काम करना। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और जो प्रोटेस्टेंट पूरी दुनिया में जो सोशल रिफॉर्म कर रहे थे उसको अप्लाई करना। और राइज ऑफ नेचुरल साइंस, और इस आपाधापी में मॉडर्न बनने के चक्कर में, वेस्टर्न बनने के चक्कर में हम नेचर को भूल जाते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं, उससे अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने नेचुरल साइंस भी अप्लाई किया, बोले ये भी ज़रूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए। He argued that Japan's moral energy had helped it to escape colonization and it was its duty to establish a new world order। बोले देखो, उन्होंने ये भी कहा कि जापान के अंदर जो मॉरल एनर्जी थी, जो नैतिक ताकत थी, उसकी वजह से जापान कॉलोनी नहीं बना। इंडिया बन गया, चाइना बन गया, बड़े बड़े देश बन गए, लेकिन जापान बच गया अपनी एनर्जी की वजह से और कॉलोनाइजेशन से एस्केप हो गया।
तो इट वॉज इट्स ड्यूटी टू इस्टेब्लिश अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करें। अ ग्रेटर ईस्ट एशिया, एक ग्रेटर ईस्ट एशिया बनाएं, ताकि हमारे इलाके में ईस्ट एशिया के किसी भी कंट्री में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन नहीं हो। बल्कि ये तो खुद ही कर रहे थे कॉलोनाइजेशन, कोरिया वगैरह में ये खुद कर रहे थे कॉलोनाइजेशन, ताइवान में कर रहे थे। फॉर दिस अ न्यू विजन दैट वुड इंटीग्रेट साइंस एंड रिलीजन वाज नेसेसरी, और इसके लिए इंटीग्रेशन करना होगा, किसका? साइंस का और रिलीजन का, मतलब मॉडर्न चीज़ों का भी और एंशिएंट चीज़ों का भी। आफ्टर डिफीट रीमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, अब आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो गई, लेकिन हार होना कोई मुश्किल वो नहीं है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार और जीत तो लगी रहती है ज़िंदगी में, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन उसके बाद फिर से उठ खड़े होना, फिर से वैसे ही बन जाना और उससे आगे चले जाना, ये जापान की खासियत है। दुनिया का अकेला ऐसा कंट्री है सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स फेस करने के बाद, आर्टिफिशियल डिजास्टर्स फेस करने के बाद, एटम बम ब्लास्ट फेस करने के बाद फिर से खड़ा हो गया, ये उसकी एक खासियत है। तो आफ्टर डिफीट रीमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, हार के बाद भी फिर से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना जापान। जापान्स अटेम्प्ट टू कार्व आउट द कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द एलाइड फोर्सेस। अब जापान ने क्या सोचा कि हम भी यूरोप के जैसी सबको कॉलोनी बनाते चले जाएंगे पूरी दुनिया में, चाइना को बना लिया, मतलब हरा दिया, रसिया को हरा दिया, कोरिया पर कब्जा कर लिया, कॉलोनाइजेशन कर लिया, तो बोले अब तो हम वर्ल्ड पावर हो गए, अब क्या ये जो यूरोपियन कंट्रीज कर सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कर सकते हैं, वो हम भी कर सकते हैं। इस घमंड में आकर के वो एलाइड फोर्सेस के साथ बढ़ गया। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी टू शॉर्टन द वॉर, और युद्ध बहुत लंबा चलता, जापान पीछे हटने वाला नहीं था, इसको शॉर्ट करने के लिए अमेरिका ने क्या कर दिया? न्यूक्लियर बम का यूज कर दिया। ये अब तक का सबसे डेंजरस वार है मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री में। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, सबसे ज़्यादा लोग इसमें इंजर हुए, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें खर्च हुआ, है ना, और ऐसा अकेला वार है जिसमें एटॉमिक एनर्जी का यूज हुआ। तो उसको टाइम बहुत बढ़ता जा रहा था, सब बर्बाद हो जा रहे थे। हालत ये थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए। आज़ाद क्यों हो गए? क्योंकि जिन कंट्री ने कॉलोनी बनाई थी वो उनको कंट्रोल करने के लायक ही नहीं रह गए थे, वो अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे थे। तुम जाओ कहीं झगड़ा करने, कोई तुम्हें खूब मारे गिरा गिरा के, तो तुम चलने लायक ही नहीं रह गए, तो दूसरे को क्या संभालोगे? वही हालत हो गई थी इन कंट्रीज़ की जो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। अब वो हिंदुस्तान को कैसे कंट्रोल करें? वो अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादातर कंट्री आज़ाद हो गए, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री जिन्होंने कॉलोनी बनाया था, चाहे वो फ्रांस हो, वो कोई भी हो, पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, सब इस लायक नहीं रह गए थे। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादातर देश जो है आज़ाद हो गए थे। बिल्कुल 1949 में जाने वाले थे ब्रिटिश, 1947 में तो मालूम है उसके पीछे जाने का एक कारण, और सबसे बड़ा कारण क्या था? नावल स्ट्राइक हो गई थी, और नेवी में सोल्जर्स तो सब इंडियन ही थे ना। इन्होंने जब स्ट्राइक की तो ब्रिटिश को लगा कि अब फंस गए, जाने का रास्ता जो है वहीं स्ट्राइक है, अब तो शिप में बैठ के भाग भी नहीं पाएंगे। अचानक से अगर ब्रिटेन जाना हो तो बोले चुपचाप जल्दी से निकल लो, नहीं तो अब पूछोगे बहुत, अब नहीं, अब जो है कंट्रोल नहीं होगा सिस्टम, अब लोग जागरूक हो गए हैं, है ना। तो आर्मी की स्ट्राइक 1857 में जो सोल्जर म्यूटिनी हुई उसको तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उसमें नेवी ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर रही थी, आना जाना उनका सुगमता से चल रहा था। उस समय अगर उस पर काम किया होता ना तो हो सकता है कि और जल्दी आज़ाद हो जाते। तो ऐसा ही नहीं रह गया था इतना कि बढ़िया अच्छी शिप बना लें, बोट्स बना लें जिनसे ट्रेड चलती रहे, जिनसे हथियारों का आदान प्रदान होता रहे, जिससे वो खुद आते जाते रहे, इतना व्यवस्था नहीं रह गई थी। अमेरिका एक अकेला ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी ठीक थी, बाकी सबकी तहस नहस हो गई थी। तो दूसरा बात अमेरिका की इकोनॉमी की
मान लीजिए कि गिल्टी हो बहुत बुरा है, 2000 के ऊपर बैंक ऑल ओवर यूरोप बैंकरप्ट हो गए। अमेरिका के भी तो बाद में 4000 बैंक बैंकरप्ट हो गए थे। उन्होंने फिर खूब बांटा पैसा, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही से आनो काम। और क्या, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही से आनो काम। नाव में अगर पानी भर जाए, आप उसमें यात्रा कर रहे हैं तो डूब जाएगी ना नाव, इसलिए उस पानी को उलीचते रहिए। जितने भी लोग हैं खाली करते रहो, उसको खाली करते रहो, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। और पैसा जब बहुत ज़्यादा आ जाए आपके पास तो क्या करोगे? गद्दा बना लो, तकिया में बन लो, तो ज़मीन में गाड़ दो। ये करोगे? क्या करोगे? इन्वेस्ट करो, उसको खर्च करो। बहुत से लोग गाड़ के रखे रहते, मर के चले जाते, का वो किसी को बता भी ना जाए। बाद में किसी और ने घर खरीद लिया, उसने तोड़वा के बनवाया तो बोले घड़ा निकला नीचे। अब बताओ क्या यूज हुआ उसका, है ना। बहुत सारे लोग पुराने समय में ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते थे। तो पैसा खर्च करने के लिए होता है, कोई साथ लेके थोड़ी जाता है यार, कोई साथ लेके नहीं जाता। कमाओ और खर्चा करो, अच्छी जिंदगी जियो। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय, समझ रहे हैं। अगर पूत कपूत है तो खूब 1000 करोड़ दे जाओ, कुछ दिन बाद कहेगा क्या करे, घर में जो सामान है वो बेच बेच के खर्चा चला रहे हैं हम। एग्जाम्पल अनिल अंबानी, कोर्ट में हलफनामा दिया उनने। सोचो अंबानी के बेटे हैं तुम क्या हैं? कुछ भी नहीं है। रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया होता था जिसका बाप, उसका लड़का कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम दिवालिया हो गए, घर में जो सामान है डेकोरेशन का वो बेच बेच के हम खर्चा चला रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। 5000 करोड़ जुर्माना भरना था तो मुकेश अंबानी ने भर दिया। बोले चलो भाई है 5000 करोड़, जैसे 500 का नोट को निकाल के दे दे, जा करा ले जमानत। 5000 नहीं देगा कोई, समझे। और उसको 5000 करोड़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा, बोले इतना तो 4-5 दिन की कमाई है बस। हाँ क्या बहुत ज़्यादा रोज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, तमाम बैंक उनसे वसूली करने घूम रहे हैं। उसने हलफनामा दे दिया, बोले मैं बैंकरप्ट हो गया ही नहीं मेरे पास। किसी बैंक को नहीं छोड़ा उन्होंने, सबसे ले रखा। देखो एक बताएं, बिजनेसमैन अगर सही बिजनेसमैन है तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये नेतागिरी में आ गए, ये मुलायम सिंह के चेला बन गए, और जितने बने वो सब बर्बाद हुए। अब ये संयोग कहें या वो नहीं, अमिताभ बच्चन बुरी तरह बर्बाद हो गए। केबीसी नहीं आता तो हालत खराब हो जाती। सुब्रत राय सहारा नहीं, बिजनेसमैन की बात करो केवल। अमिताभ मतलब फिल्म स्टार से एक बिजनेसमैन जैसे हो गए थे, ज़्यादा पैसा उन्होंने कर लिया, ठीक है। संजय दत्त कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसको पैसे वाले मानते हो तो। ऐसे पैसे वाले तो हिंदुस्तान की हर गली में रहते हैं। तो सुब्रत राय सहारा की बात करो, है ना, हजारों करोड़ का मालिक आज पेमेंट नहीं कर पा रहा बेचारा, कंपनी फेल हो गई सहारा उसकी। अनिल अंबानी की हालत देख लो, अमिताभ बच्चन की हालत देख लो, अमर सिंह की हालत देख लो, एट लास्ट बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो ये नेताओं से बहुत दूर रहो, है ना। नेता जो है ना कुछ नहीं देते, एट लास्ट बर्बादी देते हैं, चंदे के लिए जोड़ते हैं बिजनेसमैनों से संबंध। तो ये राजनीति में आ गए थे अनिल अंबानी, इसलिए और इनका खेल खराब हो गया। वो ABCL चलाई थी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिवालिया हो गए थे। और क्या, पूरा पैसा चला। हाँ पॉलिटिक्स में आई थी ना, इलाहाबाद से सांसद बने थे, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, राजीव गांधी के मित्र थे। किसने मदद करी थी? हाँ करी होगी, तो उसके लिए इनको 1500 करोड़ देना ऐसे ही था, 1500 रुपये जैसा। जाओ ले जाओ, है ना, घूमो फिरो खाओ पियो ऐसा करो। जैसे मुकेश अंबानी ने 5000 करोड़ दे दिया अनिल अंबानी को, ऐसा 5000 के बराबर है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो
कहाँ थे हम लोग? कुल मिलाकर के वार को शॉर्टन कर दिया गया, युद्ध कम समय तक चले इसलिए एटम बम का यूज किया। और जापान के ऊपर किया क्यों? बाकी तो कंट्रोल हो जाते, देश मान जाते, जापान नहीं मान रहा था। उसके पास ताकत थी, ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी उसके पास, उसके लोग ट्रेंड स्किल्ड थे, वो पैसा कमा रहे थे और युद्ध में लगा रहे थे। और उनका जो नेशनलिज्म था ना वो इसी टाइप का था, कट्टर राष्ट्रवादी हो गए थे वो। इसलिए अमेरिका ने वहीं बम डाल दिया। बोले अब तो मानोगे कि अब भी नहीं मानोगे। रिस्पॉन्स देने लायक बचोगे तब है, सबके पास नहीं था ना। हाँ तो और खतरनाक हो जाता। सोचो अभी अगर ऐसा युद्ध हो जाए तो क्या होगा? आजकल तो हर लोफर जेब में एटम बम डाले घूम रहा है। किम जोंग शरीके रोज बोले वो मिसाइल और बम ही बनाता है, और कुछ नहीं है देश में, देश भूखों मर रहा है लेकिन मिसाइल बम सब है। आज भी लॉन्च कर दूसरे रोज कर देता है वो अमेरिका को धमकाता है, बोले इतनी बड़ी मिसाइल है, इतनी लंबी रेंज है कि सीधे अमेरिका पे अटैक करेंगे हम जिस दिन करेंगे। सोचो है ना, हालत ये नंगा नहाए तो निचोड़े क्या, लेकिन मिसाइल है उसके पास। क्या सोच लो। तो बट अदर्स थिंक द इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग इट कॉज वर नेसेसरी। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा था कि युद्ध को रोकना जरूरी था, इसलिए एटम बम एक ऐसा इलाज था, उससे सब ठीक हुए। अंडर द US लेड ऑक्यूपेशन जापान वाज डीमिलिटराइज्ड एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस। अब जापान को समझ में आया कि देखो भाई ये युद्ध बुद्ध में कुछ नहीं रखा। सब कुछ करने के बाद अंत में इन लोगों को समझ में आता है, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बाद में पूछो, जब वो 10-20 मर्डर करके जेल हो आके बर्बाद होके जब वो छूट के आए जेल से, फिर उनका इंटरव्यू लो आप, बोले अब क्या प्लान है आपका? तो बोले बस कभी लड़ाई झगड़ा न करना बेटा, ज़िंदगी में सब कुछ करना, इससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है। तो जापान को भी समझ में आ गया कि ये बड़ा ख़राब सिस्टम है, तो उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, डीमिलिटराइज कर लिया अपने आप को, आर्मी का जो पावर था उसको ख़त्म किया। और दिस एड आर्टिकल 9 द सो कॉल्ड नो वार क्लॉज, और संविधान में एक क्लॉज जोड़ दिया, क्या? नो वार क्लॉज। बोले बेटा सब कुछ करना, युद्ध कभी मत लड़ना, ये सबसे बुरी चीज़ है। अरे यार मजबूरी में करना पड़ता है भाई, पूरा देश खिलाफ हो जाए, आपके पब्लिक खिलाफ हो जाए, आर्मी एक तरफ और पूरा देश एक तरफ, तो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे आपके पास? टैक्स तो हम देते हैं ना, पैसा हम देते हैं, हम जो चाहेंगे वो सरकार करेगी ना। हाँ लोग पढ़े लिखे हैं भाई, एजुकेशन और हेल्थ केयर, खैर वो कभी नहीं हो सकते, उनको सुधारना बड़ा काम है। मैंने उस दिन बताया था ना कि मैंने उस दिन बताया था, मैंने किसी को सुना था, वो पार्टियों के लिए कह रहा था, लेकिन मैं देश के लिए कह रहा हूँ कि एक बीमारी होती शुगर की, तो दौड़ धूप करो तो ठीक रहोगे, फिट रहोगे, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी वो आपको, ठीक है। दूसरी होती कैंसर की, यहाँ हो जाए तो काट दो इसको तो ठीक हो जाएगा, मतलब सारी खान तो होगी। और एक बीमारी वो होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, तो ये ऐसे ही है, इनका कोई इलाज है नहीं, और इनका इलाज जो है किसी दिन या खुद ही करेंगे, किसी पगले के हाथ में वो आ जाएगा बटन, जिस दिन कोई किम जोंग जैसा यहाँ भी हो जाएगा, वो किसी दिन दबा के वहीं फोड़ देगा पाकिस्तान में ही, बस खत्म कर। तो उन्होंने नो वार क्लॉज ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे।
ये बहुत खतरनाक होते हैं। सीख ऐसे ही मिलती है, ठोकर खाने के बाद आदमी सीखता है। रसिया और यूक्रेन पगलाए हैं दोनों, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्या झुके होके कुछ नहीं, लाते खा रहे, बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। बस वो पीछे से अमेरिका लगे, तुम डरना नहीं हमें, तुम डरना नहीं हमें, तुम डरना नहीं हमें। बेवकूफ़ है वो वहाँ का, हाँ बेवकूफ़ है। बोले हम मिसाइल भेज रहे हैं, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, सेना कोई नहीं भेज रहा है ना, हथियार दिए दे रहे हैं उसको, तो वो सोच रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं, लाते खा रहा है, रोज़ मार खा रहा है, और क्या है। अब जब युद्ध हो जाएगा तो 10-20 साल तक ये वो कर्जा भरेंगे युद्ध का। बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि यूक्रेन अच्छा देश है, रिसोर्सेस अच्छे हैं उसके पास, है ना, और लेकिन बर्बाद किए दे रहा है वो। देखो सत्ता में किसको बिठाया जाना चाहिए, कॉमेडियन को सत्ता में बिठा रखा है। अब वो जोकर आदमी सुन रहा है, उसको तमीज़ नहीं है। कोई और प्रधानमंत्री होता, सही राजनीतिक होता, तो कोई समझदारी से काम करता। अब 2-4 जोकर हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, हमें बिठा दो, हमें बिठा दो, यही हाल हो जाएगा। अरे यार, तुम्हें नाटो का सदस्य बनना है तो चुपचाप बनो ना। ढोल का पीट रहे, हम जा रहे नाटो में, हम जा रहे नाटो में, गाना क्यों गा रहे हो? चुपचाप रहो, शांति से काम करो ना भाई। तरीके बहुत होते हैं, है ना। अब तुम रूस को रोज़ धमका रहे, बोले हम नाटो के साथ चले जाएंगे, फिर देख लेंगे तुम्हें। अब पड़ोसी तुम जान रहे हो कि बहुत ताकतवर है, और तुम धमका रहे हो। देखो अभी हम दोस्तों को बुला के तुम्हारी कुटाई करवाते हैं। वो कह रहा तुम दोस्तों को जब तक बुलाओगे तब तक हम तुम्हें लतिया के ठीक कर देंगे। समझे, वही हालत है ना। अब वेस्टर्न कंट्रीज हवा भरे पड़े हैं, तुम डरना नहीं, फ्रांस अलग, ब्रिटेन अलग, और वहाँ कोई नहीं जा रहा युद्ध लड़ने, जाओ वहाँ, तो वहाँ कोई नहीं जा रहा। दूर से बोले चिंता मत करना, हमारे तब तक वहाँ उनके कर्म हो गए, हमारे के चक्कर में। समझ रहे, ऐसे जैसे तुम लोग करते हो ना, बोले रुको अभी फ़ोन कर रहे हैं, अभी आ रहे हमारे 50 दोस्त, जब तक 50 आएंगे तब तक तुम्हें 50 जगह से तोड़ डालेगा वो। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये इस गलतफहमी में कभी मत रहो, अपने भरोसे करो जो कुछ करना है, ठीक है। जिंदगी अपने भरोसे जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो मुर्दे जाते हैं। समझ रहे, कौन जाता है दूसरे के कंधों पर? मुर्दे जाते हैं, है ना। क्या आज क्या था? हाँ हाँ सही बात है। ऐसे थॉट तो मैं रोज़ 2-4 सुनाता हूँ, सुनते ही नहीं है तुम। अच्छा, मैं कितने थॉट रोज़ सुनाता हूँ, सुनते ही नहीं है? 7-8 हो जाते हैं ना। क्या भूल जाते हो? कैसे? चलो, अनुभव से आते हैं। क्या याद नहीं होते नोट्स। अभी क्या कहा था मैंने, वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये पूछ रही थी मुझसे, क्या कहा था मैंने, क्या कहा था? कुछ कहा था, नहीं, वो मैंने एक दोहा कहा था। क्या वो उसके पहले, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, उससे पहले मैंने कुछ शब्द कहे थे और मैं खुद ही भूल गया। अब वो फिर मुझे कभी याद आएगा। हाँ, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। तो वो मैंने बताया था, है ना। पानी का तो बता ही दिया कि भाई पानी भर रहा है नाव में तो खाली कर दो, नहीं करोगे तो डूब जाएगी। ऐसी दाम ज़्यादा बढ़ रहा हो तो खर्चा करो, कोई साथ लेके थोड़ी जाएगा। नाम कमा लो, जब ज़्यादा पैसा हो जाए तो दान करो, गरीबों को दे दो, कोई नाम लेगा ज़िंदगी भर। बहुत भला आदमी था, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इतनी कंजूसी करते हैं, जोड़ जोड़ के रखते रहते हैं, फिर बाद में कोई और ऐसा करता है उस पैसे में। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? नहीं, वो तो एक प्रथा है। वो एक्चुअली क्या होता था, एंशिएंट टाइम में मंदिर वगैरह के नीचे इसीलिए रखा जाता था दौलत की, जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएगी तो वो पैसा हमारे काम आ जाएगा।
है ना, और सब जगह रखते थे। और इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अटैक हुए और सब मंदिरों पे हुए। जो भी आया, किसी ने सोमनाथ पे किया तो किसी ने राम मंदिर पे किया तो किसी ने, सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था उसके पीछे। उसके पीछे यह था कि ये मूर्ति है ना, इसी के नीचे तो खजाना है, तो पहले मूर्ति तोड़ो, मूर्ति तोड़नी पड़ेगी। फिर कुछ ने धार्मिक स्वरूप ले लिया, फिर उसका मेन पर्पस खजाना लूटना ही होता था। इसीलिए अटैक करते थे हमारे यहाँ। जान गए थे कि यहाँ रखते हैं, ये इंडियन बहुत बेवकूफ़ है, उन्हें यहीं रखते हैं। अरे बगल में गाड़ दो, जरूरी है कि मूर्ति के नीचे ही गाड़ो। तो उसको हम बड़ा आस्था मान लेते थे। कहीं भी गाड़ दो कैंपस में, तो मूर्ति के नीचे ही गाड़ते थे।